हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉज्ञान चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपका बहुप्रतीक्षित विषय शुरू कर रहे हैं, दंड प्रक्रिया संहिता, जिसको कहते हैं सीआरपीसी। सीआरपीसी हम लोग शुरू करेंगे और थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन उसको बहुत अच्छे से पूरे को कवर करेंगे। ठीक है, तो सीआरपीसी के बारे में आप जानते हैं कि 1973 की है। ये 1973 में सीआरपीसी बनी। तो ये सबसे पहले कुछ एक दो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहली सीआरपीसी कब बनी। अंग्रेज़ों के ज़माने में 1882 में सीआरपीसी इंडिया में बनी। 1882 में पहली सीआरपीसी बनी थी। और 1882 में जो सीआरपीसी बनी थी, उससे पहले क्रिमिनल कोड कैसे चलते थे? तो उससे पहले क्रिमिनल कोड में जो ट्रेडिशंस थी, जो जिस तरीके से काम होता चला आ रहा है, जिस तरीके से सुनवाई होती थी और जो भी कुछ न्याय व्यवस्था थी, उस तरीके से चलती थी। 1882 में पहली बार अंग्रेज़ों ने कोशिश की और सीआरपीसी का निर्माण किया, सीआरपीसी बनाई। और 1882 के बाद दो तीन बार चेंज करते हुए एक सीआरपीसी 1898 में अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई, जो सीआरपीसी 1973 तक लागू रही। 1898 में जो सीआरपीसी बनी थी वो 1973 तक लागू रही। हालांकि आप जानते हैं कि आईपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे बहुत से एक्ट हैं जो अंग्रेज़ों के समय के आज भी लागू हैं, है ना। सीपीसी है, वो भी आज भी लागू है। लेकिन सीआरपीसी की ज़रूरत ऐसी पड़ी कि सीआरपीसी को चेंज किया और इंडिया में स्वतंत्रता के बाद सीआरपीसी को दोबारा से बनाया गया पूरी तरीके से। और सीआरपीसी 1973 हमारे सामने है, जो हमको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज में आपको पूरी सीआरपीसी में यहाँ पर पढ़ाऊँगा। एमसीक्यू आपको अपनी तरफ से चाहे किसी बुक से भी सॉल्व कर लीजिए, जिस बुक से आप पढ़ते हो वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो सीआरपीसी में सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को? सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है कि सीआरपीसी को परमिशन कब मिली, स्वीकृति कब मिली। तो स्वीकृति मिली सीआरपीसी को 25 जनवरी 1974 को। 25 जनवरी 1974 को सीआरपीसी को स्वीकृति मिली थी। ये डेट याद रखिएगा, पूछी जाती है। और इसका इन्फोर्समेंट कब हुआ? 1 अप्रैल 1974 को। 1 अप्रैल 1974 को इन्फोर्समेंट हुआ। स्वीकृति आप जानते हैं कि भारत में जो अधिनियम बनाने का प्रोसीजर है, जो कानून बनाने का प्रोसीजर है, उसके तहत राष्ट्रपति की अंतिम रूप से स्वीकृति होती है। तो राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति कब दी थी? 25 जनवरी 1974 को। और इन्फोर्समेंट कब होता है? जब इंडियन गजट में प्रकाशित हो जाती है, कोई चीज़ प्रवर्तित की जाती है, तो 1 अप्रैल 1974 को इसमें प्रवर्तन हुआ था। सीआरपीसी में टोटल कितनी अनुसूची? सीआरपीसी में 2 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची जो है वो अपराधों के वर्गीकरण के संबंध में है। उसमें बताया गया है कि अपराध जो होते हैं वो कब संज्ञेय होते हैं, कब असंज्ञेय होते हैं, कब जमानती होते हैं, कब अजमानती होते हैं। इस तरीके से अपराधों का वर्गीकरण इसमें दिया गया है सूची 1 में। और जो दूसरी अनुसूची है, अनुसूची शेड्यूल 2 में, तो शेड्यूल 2 में क्या बताया गया है? शेड्यूल 2 में ये बताया गया है कि जो प्रारूप हैं, जो दस्तावेज सीआरपीसी के अंतर्गत यूज किए जाएंगे, उनका प्रारूप किस प्रकार का होगा, ये बताया गया है सूची 2 में। अच्छा, अब प्रथम अनुसूची का कुछ भाग देख लेते हैं। पहली अनुसूची में सबसे पहले लेवल पर हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। धारा, इसमें जो पार्ट दिए गए हैं वो 6 पार्ट दिए गए हैं। तो पहले पे धारा, दूसरे पे अपराध का नाम लिखा होगा। दूसरे पे क्या लिखा होगा? अपराध। अपराध दूसरे पे लिखा होगा। ठीक है, अपराध किस पे लिखा होगा? दूसरे पे लिखा होगा। और तीसरे पे क्या लिखा होगा? तीसरे पे लिखा होगा दंड। तीसरे पे दंड का व्यवस्था कि इस अपराध के लिए कितना दंड है, इस अपराध के लिए कितना दंड है, ये किस पे लिखा होगा? तीसरे पे लिखा होगा। ठीक है, और चौथे पे क्या लिखा होगा? चौथे पे लिखा होगा संज्ञेय है या असंज्ञेय है। पाँचवें पे लिखा होगा जमानतीय है या अजमानतीय है। और छठे पे लिखा होगा किस न्यायालय द्वारा इसका विचारण होना चाहिए। ये 6 पॉइंट किस में होंगे? प्रथम अनुसूची में होंगे। तो ये 6 पॉइंट आपको याद भी रखने हैं। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए कि सबसे पहले लिखा होगा धारा। सबसे पहले धारा का जिक्र है, धारा लिखी होगी सबसे पहले। सबसे पहले क्या लिखी होगी? धारा। ठीक है, दूसरे में अपराध लिखा होगा। दूसरे में क्या लिखा होगा? अपराध। ठीक है, तीसरे में क्या लिखा होगा? तीसरे में लिखा होगा दंड।
क्या पनिशमेंट है इस अपराध का। ठीक है, चौथे में लिखा होगा ये अपराध जो है वो संज्ञेय है असंज्ञेय है ना। संज्ञेय असंज्ञेय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, ये लिखा होगा किसमें, ये चौथे नंबर पर। पाँचवें नंबर पर क्या लिखा होगा, ये जमानतीय है या अजमानतीय है, जमानती और अजमानतीय। ठीक है, और छठे नंबर पर क्या लिखा होगा, किस न्यायालय द्वारा इसका विचारण होना चाहिए, विचारण किस न्यायालय द्वारा होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आप देखिए, 2-3 चीज़ें कर लीजिएगा सीआरपीसी पढ़ते समय। हम आपको जब सीआरपीसी पढ़ाएंगे तो एक तो आप बेयर एक्ट अपने पास रख लीजिएगा, बेयर एक्ट में चीज़ें टिक करते चलिएगा। दूसरा एक कॉपी पेन रख लीजिएगा, यहाँ पर जो भी कुछ आपको ये पीडीएफ तो टेलीग्राम पर मिल जाती है ना, टेलीग्राम पर हम आपको सभी पीडीएफ दे रहे हैं, तो ये पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लेकिन जो चीज़ें हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखाएंगे वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें जो आप एक्स्ट्रा लिखें वो सब आपको लिख पाएँ और आप उसको अच्छे से याद कर पाएँ, तो इसलिए आप ये यहाँ पर एक कॉपी पेन जरूर रखिएगा। ठीक है, तो हम अनुसूची में चले गए थे अंदर। 2 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में अपराधों के बारे में बताया गया है, वर्गीकरण किया गया है, और दूसरी अनुसूची में क्या किया गया, प्रारूप दिए गए हैं। ठीक है, इतना आपको पढ़ना है। अपराधों के वर्गीकरण में 6 टाइप के अपराध उसमें बताए गए हैं, 6 टाइप की सूचियां दी गई हैं, 6 भाग में बांटा गया है पहली अनुसूची को। ठीक है, और वो क्या क्या बांटे गए ये हमने आपको बता दिया। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं। तो आगे कितने अध्याय हैं सीआरपीसी में, ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। कितने अध्याय हैं सीआरपीसी में, आप जानते हैं कि सीआरपीसी में कितने अध्याय हैं, 37 अध्याय हैं। और कुल धाराएं कितनी हैं, कुल धाराएं 484। किसी भी पॉइंट को हल्के में नहीं लेना है, जो भी चीज़ हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे वो चीज़ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट को हल्के में नहीं लेना है। ठीक, अगले पे आइए, अगले पे धारा 1 के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। धारा 1 में 2-3 पॉइंट दिए गए हैं। एक तो ये है कि इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं कि इसका नाम होगा दंड प्रक्रिया संहिता 1973। तो इसको इस नाम से जाना जाएगा कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ये है। ठीक है, दूसरा जो धारा 1 में प्रावधान किया गया है वो प्रवर्तन का प्रावधान किया गया कि कब से प्रवर्तित होगी, 1 अप्रैल 1974 से ये प्रवर्तित होगी, 1 अप्रैल 1974 से प्रवर्तित होगी। ये डेट याद रखिएगा, डेट 2-3 बार आपसे पूछ चुके हैं। तो सेक्शन 1 का सब क्लॉज 3 कहता है कि 1 अप्रैल 1974 को ये प्रवर्तित होगी। और ये भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि राष्ट्रपति द्वारा इसको स्वीकृति कब दी गई थी, तो राष्ट्रपति द्वारा इसको स्वीकृति दी गई थी 25 जनवरी 1974 को। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति द्वारा इसको स्वीकृति दी गई थी। अब एक दूसरा पॉइंट जो धारा 1 में है उसको हम लोग देख लेते हैं। धारा 1 में एक पॉइंट तो ये हो गया कि इसे दंड प्रक्रिया संहिता कहेंगे। दूसरा पॉइंट जो है, ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका कि कब से ये प्रवर्तित होगी। और दूसरा पॉइंट जो आपका है वो क्या है, दूसरा पॉइंट कहता है कि कहाँ कहाँ लागू होगी। तो कहाँ कहाँ लागू होगी, ये संपूर्ण भारत में लागू होगी। कहाँ कहाँ, संपूर्ण भारत में ये लागू होगी। दूसरा पॉइंट जो धारा 1 का है वो क्या कहता है, संपूर्ण भारत में लागू होगी। हालांकि पहले इसमें ये था कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होगी, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन अभी बचा हुआ। जम्मू कश्मीर राज्य वाला तो आप जानते हैं कि हट ही गया हर जगह से, तो संपूर्ण भारत में लागू होगी, इंक्लूड जम्मू कश्मीर राज्य। मतलब जम्मू कश्मीर राज्य में भी अब सीआरपीसी लागू होती है। लेकिन इसके अलावा जो नागालैंड राज्य है, कौन सा, नागालैंड राज्य, और जो जनजातीय क्षेत्र है नागालैंड, और जो जनजातीय क्षेत्र कौन सा, जिसका उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि संविधान में जो जनजातीय क्षेत्र है उनका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये पॉइंट हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो उसके अनुसार बताइए कि संविधान की किस अनुसूची में ये किया गया है। तो संपूर्ण भारत पर लागू होगी, नागालैंड में लागू नहीं होगी। नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में केवल और केवल अध्याय 8, 10 और 11, ये तीनों याद रखेंगे आप, 8, 10 और 11, 8, 10 और 11 के प्रावधान लागू होंगे। इसके अलावा
कोई भी प्रावधान लागू नहीं होंगे जब तक कि नागालैंड या जो अन्य जनजातीय क्षेत्र हैं इनकी जो सरकार है इस बारे में अधिसूचना जारी ना कर दे। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आगे मैं आपको अगर इस पीडीएफ में लिखा होगा तो ठीक है, और नहीं लिखा होगा तो मैं आपको एक बार नोट डाउन भी करा दूंगा कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। ठीक है, तो जनजातीय क्षेत्र और नागालैंड हम बार बार रिवाइज इसलिए करवा रहे हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए और आपको याद ना करना पड़े अलग से। और कौन कौन से अध्याय जो हैं वो लागू होंगे तो वो आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अध्याय 8 है, अध्याय 10 है और अध्याय 11 है। ये 3 अध्याय जो हैं वो लागू होंगे। इसके अलावा जो हैं उनके बारे में राज्य सरकार निर्णय ले सकेगी, वो चाहे तो लागू करें और चाहे तो लागू ना करें। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा पॉइंट ये है कि दंड विधि संशोधन अधिनियम जो होते हैं उनकी प्रवर्तन की तिथि आपसे पूछा जाता है। एक तो मैंने आपको 2 तिथियां बता दी कि सीआरपीसी को इनेक्टमेंट कब हुआ, सीआरपीसी कब इसको अंतिम स्वीकृति मिली, तो 25 जनवरी 1974 आपने याद कर लिया। 25 जनवरी 1974 को स्वीकृति मिली थी। इसके अलावा आपने क्या याद किया, इसके अलावा आपने याद किया 1 अप्रैल 1974 जिस दिन सीआरपीसी लागू हुई थी। अब इसके अलावा जो हम 2-3 तिथियां बता रहे हैं याद कर लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। एक तो दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 को इन्फोर्समेंट की जो डेट है वो डेट याद कर लीजिएगा। ये डेट है 3 फरवरी 2013। 3 फरवरी 2013 को जो 2013 में संशोधन हुआ था, आप जानते हैं कि ये संशोधन किस कारण से हुआ था। ये संशोधन उस समय जो निर्भया कांड हुआ था उसके परिणाम स्वरूप किया गया था। तो उसके परिणाम स्वरूप जो ये संशोधन हुआ था उसके इनेक्टमेंट की जो डेट है वो आप याद रखेंगे। आपको यहाँ 2 डेटें दिख रही होंगी, कंफ्यूज नहीं होना है। 3/2/2013 की जो डेट है वो कौन सी है, वो इन्फोर्समेंट की डेट है, लेकिन ये अध्यादेश ऑर्डिनेंस बना के इन्फोर्समेंट हुआ था, जबकि इस पर जो कानून बना था वो 3 अप्रैल 2013 में बन के तैयार हुआ था। हालांकि आपसे जब इन्फोर्समेंट की डेट पूछी जाएगी तो चूंकि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू हुई थी इसलिए 3 फरवरी 2013 बताएंगे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि अध्यादेश के बाद अधिनियम 2013 में दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 कब लागू हुआ, तो वो 3/4/2013 को लागू हुआ, बन के तैयार हुआ। लागू तो 3 फरवरी 2013 से था, किस रूप में, अध्यादेश के रूप में ये लागू था। और दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 की प्रवर्तन की तिथि कितनी है, 21 अप्रैल 2018। इस डेट को भी आप याद रखेंगे कि 21 अप्रैल 2018 को ये लागू हुआ था। इसके अतिरिक्त कुछ डेट और हैं जो आपको याद रखनी है। एक पहली डेट है कि दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 में जो आया था वो कब लागू हुआ था। तो 2008 वाला जो एक्ट है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। 2008 वाला जो एक्ट आया था वो 31 दिसंबर, थोड़ा राइटिंग के लिए क्षमा कीजिएगा क्योंकि पेन टैब से पहली बार लिखा जा रहा है तो ये राइटिंग अभी सही आने में टाइम लगेगा। ठीक है, 2008 में 31 दिसंबर 2009 को जो एक्ट 2008 में संशोधन अधिनियम आया था वो कब लागू हुआ, 31 दिसंबर 2009। आप याद रखिएगा, ये पुरानी डेटें भी पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा 2005 में भी एक संशोधन अधिनियम आया था 2005 में। तो 2005 में जो संशोधन अधिनियम आया था वो कब लागू हुआ, वो लागू हुआ 23 जून 2006 को। कब लागू हुआ, 23 जून 2006। ठीक है, हालांकि बहुत सारी डेट हो गई हैं लेकिन याद तो रखनी पड़ेंगी अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। कहीं से भी हम कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जो सीआरपीसी में आपकी तैयारी को कमज़ोर करे। तो एक तो हो गया ये 23 जून 2006 और एक हो गया 31 दिसंबर 2009। ठीक है, तो ये डेट्स आपने याद कर ली होंगी। एक हो गया 3 फरवरी 2013 और ये अधिनियम के रूप में कब बना, 3 अप्रैल 2013। और दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवर्तन की तिथि है 21 अप्रैल 2018। काफ़ी डेट्स हैं, बार बार आपको याद करनी पड़ेंगी तभी ये याद हो पाएंगी। अब जो दंड प्रक्रिया संहिता आपकी है सीआरपीसी है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है ये पूछा जाता है और ये कई बार ऑप्शन में लोग गलत कर देते हैं। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करती है। ये क्या करती है, ये जुडिशरी को
एग्जीक्यूटिव से अलग करती है। दंड प्रक्रिया संहिता ये क्या करती है, ये जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कई बार ऑप्शन जब मिलेंगे आपको तो इस तरीके के मिलेंगे कि न्यायपालिका को विधायिका से अलग करती है, विधायिका को कार्यपालिका से अलग करती है। तो उस समय आपको एकदम अच्छे से याद रखना है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो अगला पॉइंट है वो क्या है, सीआरपीसी 1973 जो है वो कौन सी सूची का विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय हो गया। ये किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। और सीआरपीसी में चूंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, बनाई ये सेंटर ने है, लेकिन स्टेट अपने अनुसार उसमें संशोधन कर सकता है, क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है। अगर ये केंद्र सूची का विषय होता तो केवल संसद संशोधन कर सकती थी, है ना। अब चूंकि ये समवर्ती सूची का विषय है तो इसलिए स्टेट भी संशोधन कर सकता है, और स्टेट ने समय समय पर संशोधन किए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि अभी तक यूपी में पिछले वर्ष तक सन 2019 तक अग्रिम बेल पर रोक लगा रखी थी, है ना। इस तरीके से बहुत से संशोधन होते रहे हैं और कई जगह पे किया है। हम लोग जहाँ जरूरी होगा वहाँ संशोधन भी पढ़ेंगे कि कहाँ पर कौन से स्टेट ने संशोधन किया है। बस याद रखिएगा कि ये समवर्ती सूची का विषय है। अगला है सीआरपीसी की जो अंतिम धारा है, अभी हम लोग पहले भी पढ़ चुके कि कुल धाराएं जो है वो 484, हालांकि कुल धारा से ज़्यादा उचित शब्द होगा अंतिम धारा कहना, क्योंकि कुल धाराएं तो अब बढ़ गई हैं, कई सेक्शन बीच में जोड़ दिए गए हैं। तो जो सेक्शन बीच में जोड़ दिए गए हैं उनके बारे में हमको नहीं जाना है, ये देखना है कि दंड प्रक्रिया संहिता की अंतिम धारा कौन सी है। तो दंड प्रक्रिया संहिता की अंतिम धारा 484 है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि कुल धाराएं कितनी, तो भी आप बता देंगे कि 484 हैं। ठीक है, आपको बता दिया था हमने, ये प्रथम अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण किया गया है, जबकि द्वितीय अनुसूची का संबंध जो है वो किससे है, वो प्रारूप से है, वो फॉर्मेट्स जो दिए गए हैं उनसे है। ठीक है, और अपराधों का वर्गीकरण में कितनी सूचियां दी गई हैं, कितने पार्ट दिए गए हैं, तो 6 पार्ट बनाए गए हैं। ठीक है, और प्रथम अनुसूची के प्रथम भाग में भारतीय दंड संहिता के अपराधों का वर्गीकरण, इसमें भी 2 भाग हैं। एक है पहला भाग जिसमें आईपीसी के जो अपराध हैं उनका वर्गीकरण है, और एक है द्वितीय भाग जिसमें अन्य विधियों का जो अपराध हैं उनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो ये भी आप जान लीजिएगा। अनुसूची के बारे में कई फैक्ट्स हो गए हैं, सभी फैक्ट्स अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है। इस अनुसूची में भारतीय दंड संहिता में दंडनीय अपराधों का वर्गीकरण किस किस तरीके से किया गया, संज्ञेय असंज्ञेय बताए गए। हमने आपको बताया था कि ये 4th नंबर पर है। ठीक है, 5th नंबर पर क्या है, जमानती अजमानती बताए गए हैं, ये 5th नंबर पर है। ये भी पूछा जा सकता है, हालांकि पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी रूप में किया गया। यह भी बताया गया कि अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारणी होगा, और ये विचारणी जो बताया गया वो कौन से नंबर बताया गया, ये 6 नंबर पर बताया गया है कि विचारणी होगा। ठीक है, किस न्यायालय द्वारा। अब अध्याय 1 धारा 1 से 5 तक का जो पढ़ने का प्रोविजन है वो हम लोग अध्याय 1 में धारा 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, जो यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार देख लीजिएगा। जिसने पीछे नोट डाउन नहीं कर पाई वो नोट डाउन कर लीजिएगा कि धारा 1 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है। ये भी हो सकता है पूछ दें कि अध्याय 8, 10 और 11 से संबंधित उपबंध जो हैं वो लागू नहीं होंगे, सॉरी इनके सिवा कोई चीज़ लागू नहीं होगी। ये चीज़ किस धारा में कहेगी, तो धारा 1 के सब क्लॉज 2 में ये बात कही गई है। क्या बात कहेगी कि नागालैंड राज्य, कौन सा राज्य, नागालैंड राज्य, और इसके साथ ही जनजातीय क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्र कौन, जिनको संविधान में जनजातीय क्षेत्र बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, यहाँ जनजातीय क्षेत्र की परिभाषा सीआरपीसी में नहीं दी गई है, बल्कि कहाँ दी गई है, संविधान में दी गई है। तो जनजातीय क्षेत्र और नागालैंड राज्य, इन दोनों में केवल अध्याय 8, 10 और 11 सीआरपीसी के लागू होंगे। सीआरपीसी के अध्याय 8, अध्याय 10 और अध्याय 11 लागू होंगे। इसके अतिरिक्त अगर कोई अध्याय लागू करना है तो राज्य सरकार को क्या करना पड़ेगा, राज्य सरकार को इसके संबंध में नोटिस निकालना पड़ेगा, नोटिस नहीं सॉरी राजपत्र में अधिसूचना देनी पड़ेगी, और उसके बाद ही ऐसे जो अध्याय हैं वो लागू हो पाएंगे। अध्याय 8 क्या है, अध्याय 8 एक बार देख लेते हैं।
अध्याय 8 है प्रशांति कायम करने के लिए जो उपबंध बनाए गए हैं सीआरपीसी में, प्रशांति कायम करने के लिए, सदाचार के लिए, प्रतिभूति के लिए जो उपबंध हैं वो बताए गए हैं अध्याय 8 में। अध्याय 10 में क्या बताया गया? अध्याय में लोक व्यवस्था और प्रशांति कायम करने के संबंध में उपबंध बताए गए हैं अध्याय 10 में। इसी में जो सेक्शन 144 हम लोग पढ़ते हैं वो भी लागू होता है। तो ऐसे भी एक बार क्वेश्चन बन सकता है, क्या नागालैंड राज्य में बिना किसी अतिरिक्त अधिसूचना के सीआरपीसी की धारा 144 लागू हो सकती है? तो आप बताएंगे हाँ लागू हो सकती है। और जो पुलिस के निवारात्मक कार्य हैं अध्याय 11 में वो भी लागू होंगे। तो ये 3 ही अध्याय लागू होंगे। इसके अलावा सीआरपीसी लागू करने के लिए जो संबंधित स्टेट है उसका विधानमंडल राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगा, प्रोविजन करेगा, उसके उपरांत ये लागू हो पाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों अध्याय और याद रखिएगा कि क्या है। ठीक है, अब इसके आगे का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग धारा 2 डेफिनेशन क्लॉज से पढ़ना शुरू करेंगे। ये जो पहला पार्ट है सीआरपीसी का, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनना पक्का है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कोई भी कमी नहीं रह जाए। आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, और कमेंट बॉक्स में आपको क्या लिखना है? मिशन एपीओ, मिशन एपीओ लिखना मत भूलिएगा, मिशन एपीओ। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। क्या इसी स्पीड से पढ़ाएं? स्पीड तेज़ तो नहीं है? आज मैंने कोशिश की, आप बहुत से लोग कमेंट करते रहते हो कि सर आप बहुत तेज़ स्पीड से पढ़ाते हैं, तो मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो रखूं और आपके साथ सब चीज़ आपको याद कराता चलूँ, एक एक चीज़ को 2-2 3-3 बार रिपीट करूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और याद हो जाए और आप एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा दे पाएँ। आपका जीएस का पेपर भी लगभग कंप्लीट होने वाला है, केवल पॉलिटी और करंट अफेयर्स बचा है। और लॉ में आपका सीआरपीसी चल रहा है, आज से कह सकते हैं चल रहा है। बहुत प्रतीक्षा थी, आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। कमेंट किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग ही हम चीज़ें ला पाएंगे। आईपीसी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, शिवेंद्र सर ने बहुत अच्छे से कराई है, और पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन में पहले करा चुका हूँ, और सीआरपीसी के बाद हम लोग एविडेंस पर चलेंगे। अभी सीआरपीसी में थोड़ा समय लगेगा, इसी तरीके से अच्छे से तैयार करते चलेंगे ताकि समय लगे लेकिन कोई भी पॉइंट ना छूटे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।